मैं जो गिरते गिरते संभल गया, मैं जो गिरते गिरते संभल गया, या अल्लाह वो तू ही था, मैं समझ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ओब्स का पेपर मेरे पास आ चुका है और सुना है लोगों ने काफ़ी अच्छा पेपर करके आए हैं और शायद मेरी डिस्टिंक्शन सीरीज़ कुछ ना कुछ हेल्प कर गई हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा किस तरह आप अगर इस पेपर को फाड़ू बना सकते थे अगर आप कुछ एडिशनल चीज़ें लिख के आते। ठीक है, मैंने कहा भी था कि फाइट टिल लास्ट मिनट इवन लास्ट सेकंड ऑफ योर पेपर। जो लोग टाइम से पहले पेपर दे के आ जाते हैं वो अपने साथ बड़ी ज़्यादती करके आते हैं। ठीक है, इसमें भी टाइम काफ़ी था और लोग टाइम से जो है ना वो दे के पेपर चले गए। मैं बताता हूँ इस पेपर को आप किस तरह जो है ना नेक्स्ट लेवल का बना सकते थे। पहला क्वेश्चन देखें, यू आर मॉनिटरिंग G3P2 लेडी एट 39th वीक पे। ठीक है, और फर्स्ट स्टेज आप उसका लेबर है और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस फेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन जो है ना वो आपने चेक करना है उसका। तो कौन सी आपको फाइंडिंग मिलेगी? इसमें सिंपल सी बात यही है कि या तो बेबी का हेड बहुत बड़ा है या उसकी फीमेल की जो है ना वो पेल्विस बहुत छोटी है। अब इसके अंदर दोनों आपने अलग-अलग अगर फैक्टर लिखते थे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रह जाता। ठीक है, इसमें हो सकता है कि अगर वो फीमेल की जल्दी शादी हो गई है, ठीक है, 13-14 साल की उम्र में, तो उसकी पेल्विस छोटी है, ज़ाहिर बात है। और अब बेबी ने तो 9 मंथ अपने पूरे करने हैं, तो वो एक डिस्प्रपोर्शन सी बन जाती है। वो सारी चीज़ें लिख के फेलियर टू प्रोग्रेस ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो प्रोलॉन्ग लेबर है और अगर फुल डायलिटेशन ऑफ उसकी सर्विक्स है भी, तो फिर वो अपनी डिलीवरी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये सारे की सारी आप फाइंडिंग उसके अंदर लिख के उसके साथ ही आप अगर इसके अंदर, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसके अंदर आप इसके ज़्यादा बेहतर होता आप वो लिख देते पेल्विस की पोजीशन, टाइप्स ऑफ पेल्विस लिख देते, कौन सी फेवरेबल है कौन सी फेवरेबल नहीं है, गायनाकॉइड एंथ्रोपॉइड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ना था यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो उसकी सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक पोजीशन है उसकी आप लेंथ शेंथ लिखाते ना। ठीक है, मेंटो वर्टिकल्स की, और वो टेबल पूरा बनाते जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था लेबर वाली के अंदर, तो आई थिंक थोड़ा सा ये पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती। ठीक है, बहरहाल जो लिखा है तो बोल। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी क्या होती है? तो मतलब प्रेगनेंसी के अंदर ना एक तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, प्लाज्मा का लेवल इंक्रीज होता है, नंबर सेकंड में आरबीसी भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक डिस्प्रपोर्शनेट होता है। ठीक है, ज्यादा बढ़ जाता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो आरबीसी है ना वो उस लिहाज से ज्यादा नहीं बढ़ते, जिसकी वजह से वो एक डाइल्यूशन सी कंडीशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया। फीमेल को सिम्टम्स नहीं आते लेकिन लैब की फाइंडिंग के अंदर आते हैं। ये सारा लिख के, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, इसके नीचे आप वैल्यूज लिख देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 11 ग्राम पर डेसीलीटर, सेकंड ट्राइमेस्टर में 10.5 और थर्ड ट्राइमेस्टर में 10 ग्राम पर डेसीलीटर जो है ना वो आप इसकी कुछ क्राइटेरियाज लिख आते तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जब वो 8 से नीचे एचबी गिरती है तो फिर आपके लिए खतरा होगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी आप इसमें 2 मार्क्स के अंदर इसी तरह गेन करनी थी। नंबर सेकंड में कह रहा है हाउ मच टोटल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओवरऑल कितना ब्लड वॉल्यूम 30 से 50% के दरमियान जो है ना वो आपका प्रेगनेंसी के अंदर मोर और लेस जो है ना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो वो सिंपल सी बात है। और वो कह रहा है सुपाइन पोजीशन अवॉइड है इन प्रेगनेंसी। हम प्रेग्नेंट लेडी को क्यों कहते हैं कि वो सीधा ना लेटे ज़्यादा। ठीक है, तो एक तो उसके एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा, जो मेन मैं बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जाहिर बात है फिटस की मूवमेंट बहुत सारी खराब होगी, लेकिन जो उसके एब्डोमेन के नीचे जो है ना इंफीरियर वेना केवा, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उसको जो वेस्कुलर की सप्लाई है हार्ट की तरफ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्री लोड, वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से वो कार्डिक आउटपुट कम हो गया और वो सारी सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे इसलिए। और इसके अलावा दूसरी सिम्टम आप मिला के लिख लेना, कोई इतना मतलब प्रेशर आपने डाल देनी है, ग्रेविटी का असर डाल देना है वेसल्स के ऊपर, स्पाइन के ऊपर और बाकी जितनी भी नर्व्स है उनके ऊपर डाल के ना, तो आपने ये कवर करना था। मतलब ज़्यादा गाफी लगानी चीज़ के अंदर और कुछ भी नहीं था। नंबर थर्ड में हमारे पास है जी कि एक 21 साल खातून आई है, उसको 2 बार टोनिक क्रोनिक सीजर्स आए हैं। ठीक है, उसका वो हमारे पास एब्डोमिनल एग्जाम में फंडल हाइट जो है 34 वीक के बिलोंग लाई है और पहली प्रेजेंटेशन में फीटल हार्ट जो है ना वो पॉजिटिव है। सीधा सीधा केस है पास्ट पेपर का, जिसके अंदर हमारे से एक्लैम्पशिया का सिंपल सा केस है। ठीक है, उसके अंदर उसको फिट्स भी आ रहे हैं, तो आप इसके अंदर जो है ना वो क्या स्पेसिफिक मैटरनल इन्वेस्टिगेशन इस केस के अंदर करेंगे। तो इसके अंदर माँ की जो है ना आप सिंपल एक तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर जो है ना अच्छे से कर लो। नंबर सेकंड पे क्योंकि प्रोटीनो यूरिया है तो उसका यूरिन जो है ना वो उसका एनालिसिस कर लो। ठीक है, ब्लड टेस्ट उसका जो है ना वो अच्छे से कर लो, जिसके अंदर आप सीबीसी हो गया, एलएफटीज हो गया, आरएफटीज और इंजाइम वगैरह वो सारे देख लेना। क्लॉटिंग प्रोफाइल बड़ी जरूरी है, फीटल मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है, माँ के अंदर जो कंटिन्यूस फीटल रेट है सीटीजी करवा लेना साथ में, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, साथ में इमेजिंग स्टडी थोड़ी बहुत लिख देना, तो आई थिंक क्वेश्चन एक अच्छा हो जाएगा इस तरह टाइप। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका कि हमारे पास बाकी वो मैनेजमेंट क्या है, आपने मैग्नीशियम सल्फेट देना है MgSO, अगर उसकी ओवरडोज हो जाए, डोज कितनी देनी है 4 ग्राम हो गया, उसके अलावा 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से दे देनी होती है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास रहेगी चीज़ें, अगर ओवरडोज हो जाए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देना है। इसके अलावा आपने
उसको कर लेना लोडिंग डोज के अंदर और हमारे पास मेंटेनेंस डोज, तो फिर ईजी हो जाएगा। साथ में आप इसका डायज़ेपम वगैरह लगा देना और उसकी जो है ना वो फिर उसको सीजर एक को कंट्रोल किया, नंबर सेकंड पे उसको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, निफेडिपिन हो गया, लेविटालोल हो गया, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स दे देना, ठीक है। और साथ में मिथाइल डोपा आप इसके अंदर दे सकते हो। ईजी सा सीन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पास्ट पेपर का पक्का क्वेश्चन था, साथ में फीटल की सीटीजी करवा लेना, कहीं वो ज़्यादा खतरा तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। देन हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 4, प्रेजेंट किया है प्रेमिडा ग्रेविडा लेबर के अंदर 38th वीक के अंदर और उसको पेन है 6 घंटे से। अब यहाँ पे असेस करना है आपने पावर, पैसेज और पैसेंजर, 3 पी यानी आपके लिखे हुए हैं। तो अगर मैं होता ना, मतलब मैंने अगर आज का पेपर देना हो तो मैं क्या करता, एक तो पावर में उसकी जो ट्रेन की कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, उस सारे को मेंशन करने के बाद मैं साथ में पार्टोग्राम का जिक्र लाजमी करता। तो मैंने जो वीडियोस बनाई थी डिस्टिंक्शन सीरीज वाली, उसमें मैंने पार्टोग्राम को A to Z एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन था, फिर हमने फीटल हार्ट रेट मॉनिटर किया, फिर मिकोनियम हो गया, फिर उसके जो एमनियोटिक फ्लूइड उसका कलर देखा हमने, फिर मॉडलिंग के बारे में देखा, फिर हमने मेटरनल वेलबीइंग के बारे में देखा। वो सारी की सारी आप पावर के अंदर लिख सकते थे, ठीक है। एक बात ये होगी। नंबर सेकंड में जो पैसेंजर है, पैसेंजर कौन है, वो फीटस है। तो फीटस की वेल बीइंग के लिए हमने एक था बायोफिजिकल प्रोफाइल का एक चार्ट था, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। 3 चार्ट शेयर किए थे, उसमें बायोफिजिकल प्रोफाइल वाला वो पैसेंजर में आप लिख देते, ठीक है। साथ में उसके अंदर आपने लिख देना कि हमारे पास जो उसकी डिस्प्रोपोर्शनिएट है ना, वो हमारे पास माल प्रेजेंटेशन जितनी भी आती उसकी यानी सारी प्रोग्रेस के बारे में, मतलब फीटल हेड इंगेज है नहीं है, वो सारी आपने बातें कहानी लिख देनी थी, इसमें कोई, ठीक है। इसके अंदर फिर हमारे पास जो पैसेज आ रहा है, पैसेज कौन सा है, सर्वेक्स है। तो सर्वाइकल राइपनिंग के लिए मैंने जो आपके साथ एक टेबल शेयर किया था वो था बिशप स्कोर का, ठीक है, जिसके अंदर वो सर्वाइकल राइपनिंग को मैंने वो बीनिश के नाम से एक बताया था कि वो डीसी का एल जो है ना वो हमने पाओ साहब वो इस तरह मैंने नहीं बोली। अगर ये 2-3 टेबल आप अच्छे से बना दिए, पार्टोग्राम, बायोफिजिकल प्रोफाइल और साथ में इसके जो बिशप स्कोर वाला है, तीनों टेबल अगर आप बनाते इस केस में, मैं कहता हूँ 5 नंबर इंशाल्लाह आपके कहीं नहीं गिरे। साथ में बाकी अपनी कहानी लिखनी थी, कोई इतना मुश्किल नहीं था, पावर, पैसेंजर, पैसेंजर के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक जिस चीज़ ने ये टेबल बना के आया ना, ये इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि रिड्यूस लिक्वर हुआ है, ओलिगोहाइड्रोमियाज का केस है, ठीक है। काजेज क्या हो सकती हैं, काजेज में आपने 2 नंबर कहा तो इसको एक मेटरनल काज लिख देना था, एक हमने फीटल काज लिख देने थे, ठीक है। मेटरनल के अलग लिखते थे और फीटल में क्या, उसके गुर्दे जो खराब है, पॉलीसिस्टिक है, रीनल एजेंसी है, वो बाकी सारी, या उसकी यूरिथ्रल कंस्ट्रिक्शन है, पेशाब यानी उसका नहीं निकाल रहे आप, ठीक है। तो इसी वजह से ओलिगो पीता जा रहा है, निकाल नहीं रहा कुछ भी, तो मतलब उसके गुर्दे खराब है, गुर्दे फिल्टर ही नहीं कर पा रही, या उसके पेशाब की नाली कहीं खराब है, तो इस तरह की सारी चीजें, पॉलीसिस्टिक हो गया। बाकी मेटरनल काज आप उसके अंदर लिख देते थे। बाकी एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर को, जो ओलिगोहाइड्रोमियाज का केस है ना, उसके अंदर एक तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बड़ी जल्दी हो जाती है, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। इसकी काजेज में यानी अब बता रहा हूँ मैं अभी पहले, ठीक है। माँ या डिहाइड्रेटेड है, फीटल की किडनी का प्रॉब्लम था, हमारे पास पोस्ट टर्म जो है ना हमारे पास थी, माँ डिहाइड्रेशन की थी शिकार थी, ये सारी कंडीशन है। इसी के साथ ही आप एसोसिएशन इसकी कर दें कि फीटल कंप्रेस हो सकता है। जब थोड़ा सा फ्लूइड होगा तो फीटल क्या होगा, कंप्रेशन हो जाएगी, लंग उसके डेवलप नहीं होंगे, फीटल ग्रोथ जो है ना उसकी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और अम्बिलिकल कार्ड की कंप्रेशन आप करवा देते, फीटल डिस्ट्रेस के अंदर रह जाता है, ठीक है। डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी, उसकी माल फंक्शनिंग हो सकती थी, स्टिल बर्थ के आप उसका बता सकते। तो ये सारी की सारी ओलिगोहाइड्रोमियाज का जो है हमारे पास केस है। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रेमिडा ग्रेविडा 8 वीक के ऊपर आई है। एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर क्या है, एक तो आपने प्रमोट करना है हेल्थ को, एजुकेशन को, इंश्योर करना है फीटल वेलबीइंग को, ठीक है। तो इसके जो पहला हमारे पास था ना स्टेप, वो था कि हमारे पास टू ऑप्टिमाइज दी प्रेगनेंसी एंड फीटल वेलबीइंग। तो वो सारी आपने लिखने थे, मतलब प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है, अर्ली कंप्लीट, मतलब गप लगानी थी आपने, कोई इतने मुश्किल नहीं था। कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, एजुकेट करना है, काउंसल करना है, स्क्रीनिंग करनी है उसकी, ठीक है, जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, लेबर के लिए, डिलीवरी के लिए इसको प्रिपेयर करना है, और उसके भी हेल्थ बिहेवियर को प्रमोट करना है, इन्फेक्शन से बचा देना है, और हमारे पास जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं वो सारी बता। फिर हमारे पास आता है जी जो अनॉमली स्कैन है वो 18 से 22 हफ्ते के भी ऊपर करती हैं। डेटिंग स्कैन, डेटिंग का मैंने बताया था कि 14 फरवरी जो है ना वो डेट माने जाते हैं लोग वैलेंटाइन की, तो 11 से 14 जो है वो डेटिंग के लिए। डेटिंग का फायदा ये है कि उसका एक तो LMP के साथ हम जज कर लेते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, ठीक है। और आपको फिर पता चल जाता है कि आपने कितने विजिट करनी है, कितने रह गए, कितने ऊपर आपने अनॉमली स्कैन गप लगानी थी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है ना तो उससे पूछ लेना था आपने, कि उसको दिमाग में ले जाते ना कि उसने डेटिंग स्कैन पे क्या क्या करवाया, तो आपको सारे पता चल जाते थे। CBC उसकी वो सारी की सारी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास है जी, 10th पोस्ट ऑपरेटिव डे के ऊपर आया, फीवर है, चिल है, और उसने बता भी दिया है परप्यूरल पायरेक्सिया है उसको, ठीक है। तो अब इसके काजेज क्या होंगे, मतलब पैदाइश के बाद अगर उसको बुखार हो गया ना, ठीक है, परप्यूरल पायरेक्सिया में काजेज में हमारे पास इन्फेक्शन हो सकता है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हो सकता है, ऑपरेशन में उसने किसी गंदे अस्पताल से करवाया, उन्होंने कोई भी इंटरवेंशन इस तरह की यूज़ नहीं की, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन था, उसकी वजह से इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट थी, ठीक है, कोरियो एमनियोटिस इसको हो गया होता, ठीक है। ये सारी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी थी, सिंपल हिस्ट्री मेरे मेथड के साथ लिखना था, हिस्ट्री, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करके फिर आपने जनरल इन्वेस्टिगेशन में CBC, LFT, RFT वो सारे लिख के स्पेसिफिक भी आपने ना ब्लड काउंट,
ब्लड कल्चर, यूरिन एनालिसिस वो सारे लिख के, वाउंड के अगर है तो वहाँ पे स्वैब ले लेना, पेल्विक इमेजिंग बहुत जरूरी थी इसके अंदर, तो वो सारी की सारी करवा। तो इसकी अब ट्रीटमेंट थर्ड स्टेप में उसने कहा हुआ मैनेजमेंट किस तरह करना है, तो मैनेजमेंट में आप ये आफ्टर टेकिंग ब्रीफ हिस्ट्री एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। जनरल ट्रीटमेंट में आपने उसको आईवी लाइन पास करवा के, ठीक है, अच्छे से उसको जो है ना वो बुखार के लिए एंटीबायोटिक्स देकर, वो आईवी फ्लूइड उसका मेंटेन करके, उसको कोई ऐसी एबीजी उसकी ठीक कर के ना एंटीबायोटिक थेरेपी अच्छी सी दे देनी थी, ठीक है। फ्लूइड और स्पोरेटिव केयर दे देनी थी। सर्जिकल इंटरवेंशन, अगर कहीं पे एब्सेस आपको नजर आ रही है उसको ड्रेन कर देना था। सर्जिकल इंटरवेंशन, कोई रिटेन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो उसको पकड़ के निकाल दो, कंसेप्शन का जो है, ठीक है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, बहुत एक दफा आपने दवाई दे दी उसके बाद मॉनिटर उसको करना बहुत जरूरी था। ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट उसको जरूरी थी, ठीक है। पेन अगर हो रही है उसकी मैनेजमेंट है, और पेशेंट की एजुकेशन बहुत जरूरी थी। तो ये था यार आज का जो मुझे पेपर रिसीव हुआ आज, ठीक है। होपफुली सबका अच्छा हुआ होगा। एमसीक्यूज भी सुना इजी थे, कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे चांद देख के अलावा, ठीक है। तो होपफुली मेरी जो डिस्टिंक्शन वाली सीरीज है कुछ इतनी सी तो हेल्पफुल हुई होगी, ठीक है। और मैं तवक्को करता हूँ कि जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं तो वो ज़रूर चार्ट बना के आए होंगे यार। एक्स्ट्रा लाजमी, क्योंकि 5-5 नंबर का गप लगानी थी 5-5 नंबर में, तो गप अपनी लगाने के साथ ही ये चार्ट भी बना देते तो अच्छा नहीं रहता था, ठीक है। होपफुली सामने बना के आए होंगे, ठीक है। दुआ में याद रखना। अभी है जी हमारे पास आई थिंक मुझे पता चला कि जुमे वाले दिन जो है ना वो गायनी का पेपर है, ठीक है। तो गायनी की नगर्स वाली वीडियो मैं ऑलरेडी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी बना दी और लोगों ने देखना भी शुरू कर दिया। आते ही लोग 2 घंटे रेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है ना वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कोशिश करो आप भी आज ही से शुरू करो, क्योंकि गायनी थोड़ी सी लंबी है इसके अंदर, ठीक है। तो कोशिश करना जरा जान मार के जल्दी से कर लेना। लास्ट डे आप रिवीजन के लिए रखना, पहले ये 1 या 1.5 दिन है ना इसके अंदर आप कंप्लीट एक दफ़ा गो थ्रू कर, ठीक है। गुड लक एवरीवन, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। काश हम भी किसी के दिल की जिद होते, काश कोई हमें भी पाने के लिए हद पार कर जाता।